वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉबी देओल की एकदम नई तरोताज़ा फिल्म कंगुआ। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक हेडक्वार्टर से, जहाँ पर हम जेटा नाम के एक लड़की को देखते हैं। एक्चुअली में जेटा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं और ये रशियन लोग जेटा के दिमाग से छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी अचानक से पता चलता है कि उस रशियन हेडक्वार्टर से जेटा भाग निकलता है और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया जेटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहां पर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर है। वो अपने दोस्त कोल्ड के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। एक्चुअली में जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उन सारे अपराधियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कोल्ट मिलकर पकड़ते हैं और हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले में उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिश्नर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है एंजेला की और मालूम चलता है कि दरअसल में एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसों के लिए उन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले एंजेला और फ्रांसिस रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और अब दोनों ही बाउंटी हंटर बन चुके हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें एक जित्तू नाम के आदमी को पकड़ना है। वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज़्यादा उसका भाई पावरफुल है। इसलिए उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि जित्तू को वो सही सलामत उसके पास लेकर आएँ। उसे अगर ज़रा सी भी खरोच आ गई तो उसका भाई छोड़ेगा नहीं तो बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जित्तू का पता मिल जाता है, जो कि समंदर की एक टापू पर होता है। ये लोग जित्तू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर झड़प होने जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जित्तू वहीं पर मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन कोल्ट और फ्रांसिस तो वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम जेटा को देख पाते हैं, जो कि फ्रांसिस को घूर कर देख रहा था और जेटा ने इन दोनों को जित्तू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगा था कि शायद उसे कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन ये सारी बातें एंजेला को भी मालूम है चल जाती हैं, क्योंकि वो भी जित्तू के पीछे थी। तो एंजेला के पास अब जेटा था और जेटा से वो फ्रांसिस और कोल्ट को का स्केच बनवाने लगती है, क्योंकि इन दोनों को ही उसने खून करते हुए देखा था। तो जब ये बात फ्रांसिस को मालूम चलती है कि जेटा उनका स्केच बना रहा है, तो फ्रांसिस और कोल्ट यहाँ से जेटा को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही जेटा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर ले जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसीलिए वो लोग उसे घर ले आते हैं। लेकिन घर लाने के बाद से यहाँ पर फ्रांसिस को जेटा से अजीब तरह का कुछ लगाव हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्रांसिस को जैसे इस लड़के को बहुत ज़्यादा पहले से जानता हो, पर जेटा तो यहाँ फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता था। जेटा को थोड़ा भी डर लगता तो फ्रांसिस के पास चला जाता। तब फ्रांसिस को मालूम चलता है कि जेटा भूखा है, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चलता है कि जित्तू का भाई यहाँ आ चुका था और उसे एक्चुअली में एंजेला यहाँ पर लेकर आई थी। वो सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रशियन माफिया के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और वो इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने जित्तू के भाई को भी मार दिया था और इस पूरे रेस्टोरेंट का तहस नहस कर दिया था। वो वहाँ पर किसी तरह से बस जेटा को ले जाने के लिए आए थे और वो इसमें कामयाब भी हो रहे थे। वो लोग जेटा को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, मतलब कि 1070 में, जहाँ पर कि हमें एक रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नज़र लेकर भारत की तरफ निकला और वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। तभी उसकी लालची नज़र 5 द्वीपों पर पड़ती हैं। पहला द्वीप था मयारू द्वीप, यहाँ के लोग शिकारी करने के लिए जाने जाते थे। दूसरा द्वीप था वंका द्वीप और यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा द्वीप था उकाडू द्वीप, यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर चौथा द्वीप था अर्ती द्वीप, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खूंखार हैं, इनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फिर पांचवा और आखिरी द्वीप था पेरूमाची द्वीप, यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो रोमन सम्राट की नज़र पड़ती है पेरूमाची पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी
जो कि इन पांचों द्वीप के बारे में जानता हो। और तभी इनकी मुलाकात होती है कुल्बा से। कुल्बा इन पांचों द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और जब रोमन सम्राट कुल्बा को बताते हैं कि वो पेरूमाची पर फतेह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुलबन से कहता है कि अगर तुम पेरूमाची के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे, फिर चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या फिर 1 लाख, पेरूमाची द्वीप के लोगों को सिर्फ छल से हराया जा सकता है। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो रोमन सम्राट कुल्बा से कहते हैं कि अगर वे पेरूमाची के 1 सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने के सिक्के देगा। तो कुल्बा कहते हैं कि मैं पेरूमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उन सबके हाथ काट कर आपके पास लेकर आऊँगा। तो यहाँ से कुल्बा पेरूमाची के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की ज़रूरत है, अगर वो ये काम कर देते हैं तो उन्हें बहुत सारा सोना देंगे। तो यहाँ पर कुल्बा 100 सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में छल से वो अपने ढेर सारे सैनिकों को बुला लेता है और पेरूमाची के 100 सैनिकों को मार गिराता है और उन सभी के हाथों को काटकर वो रोमन सम्राट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। कुल्बा के अंदर अभी भी बहुत लालच था और वो चाहता है कि वो पेरूमाची के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सकें। इसलिए वापस वो पेरूमाची के सरदार के पास जाता है और कुल्बा सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत खुश हुए और वो चाहते हैं कि पेरूमाची के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सकें। जिस वजह से यहाँ पर पेरूमाची के सरदार ने 100 और सैनिकों को नाव बनवाने के लिए भेज दिया। तो कुल्बा फिर से पेरूमाची के 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं और मालूम चलता है कि कुल्बा ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से एक सैनिक बच गया था। उसने अपने सामने अपने बहुत सारे सैनिकों को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसने ये सारी बातें कंगुआ को बताईं। तभी यहाँ पर कंगुआ की एंट्री होती है और कुल्बा के जंगलों में जो सैनिक छिपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगुआ कुल्बा के उन सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में अधमरी हालत में पेरूमाची लाया जाता है क्योंकि उसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर, क्योंकि पेरूमाची के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसने एक गद्दारी वाला काम किया है। कंगुआ वहाँ पर कुल्बा को बता रहा था कि वो जो काम तूने किया है उसकी सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। कुछ सोने की लालच में कुल्बा ने ये सब कुछ कर दिया था और फिर सभी के सामने कुल्बा को जिंदा जला दिया जाता है। अभी हम यहाँ पर कुल्बा की पत्नी और उसके बेटे पूर्वा को देख पाते हैं और कुल्बा की पत्नी भी कुल्बा के साथ ही आग में जलकर खुद की जान दे देती है क्योंकि पेरूमाची के लोग उसके खानदान को भी जलाना चाहते थे, जबकि कंगुआ इसके खिलाफ था कि जो काम उसके आदमी ने किया है उसकी सज़ा उसकी फैमिली को क्यों मिले। लेकिन मरते वक्त कुल्बा की पत्नी ने यहाँ पर कंगुआ से कहकर गई थी कि वो पूर्वा की रक्षा करे। तो कंगुआ ने कुल्बा की पत्नी को वचन दिया था कि वो पूर्वा की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की तरह रखेगा, जबकि पेरूमाची के लोग यहाँ पूर्वा को मारना चाहते थे। लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसके ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश नहीं की। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुल्बा को तो मारा गया है, तो रोमन सम्राट अर्ती द्वीप के सरदार उदरा के पास पहुंचा और यहाँ हमें मालूम चलता है कि अर्ती द्वीप के सरदार और पेरूमाची के द्वीप की कुछ खास नहीं बनती है, उनके बीच तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर मदद लेने के लिए अर्ती द्वीप पहुँचा तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कह दी और कहा कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और पेरूमाची का सत्यानाश करेंगे। अब क्योंकि रोमन सम्राट के पास 25,000 सैनिक थे और यहाँ अर्ती द्वीप के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरूमाची को इस बार वो ख़त्म कर ही देंगे। अब तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पेरूमाची के सैनिक जब निहत्थे थे तब यहाँ अर्ती द्वीप के लोग आते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब ये बात कंगुआ को मालूम चली तो यहाँ पर वो उन सभी लोगों का सामना करने लगता है। भले इनके पास कोई भी तलवार नहीं थी, इसके बावजूद वो अर्ती द्वीप के लोगों का सामना कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहे थे। तभी यहाँ कंगुआ पूर्वा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। तब पूर्वा यहाँ कंगुआ की तलवार लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक कंगुआ इनसे लड़ाई कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगुआ की तलवार लेकर आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर पूर्वा कंगुआ के अंदर तलवार घोंप देता है, जिस वजह से कंगुआ बुरी तरह से घायल हो गया था और पूर्वा फिर जंगलों के रास्ते में भाग गया। तो कंगुआ यहाँ पर पूरी तरह से घायल था, इसके बावजूद वो इन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से सामना भी कर रहा था। उदरा के 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को यहाँ पर कंगुआ ने मार डाला था और पूर्वा यहाँ कंगुआ के पेट में तलवार
घोंपकर भाग गया था। तब यहाँ कंगवा ने पूर्वा को पकड़ा और वापस पेरूमाची लेकर आए। लेकिन वहाँ के लोग पूरी तरह से खफा थे और वो भी पूर्वा को मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ कंगवा सभी को बताता है कि उसने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि वो मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा। साथ ही यहाँ में एक और बात हमें पता चलती है कि उदरा जल्द ही पेरूमाची पर हमला करने वाला है। लेकिन पेरूमाची के लोग चाहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए, लेकिन कंगवा कहते हैं कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है। तो अब ना चाहते हुए भी कंगवा को पूर्वा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है। मालूम चलता है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहाँ से वो बचकर नहीं आता, लेकिन अगर कंगवा पूर्वा के साथ रहा तो पूर्वा को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग काले जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्वा अभी भी कंगवा से नफरत करता है, क्योंकि कंगवा ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कंगवा पूर्वा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जब ये बात अति द्वीप के सरदार उदीरा को पता चली कि उसके 2 बेटों को मार दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर उदीरा के बदले में तुमने पेरूमाची को सत्यानाश करने का वादा किया था, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद उदीरा जाता है और रोमन सम्राट को जान से मार देता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर आप बात सोने की तो नहीं है, उसके बेटे मारे गए हैं, इसलिए अभी पर्सनल हो गया है। अब जब तक वो कंगवा को मार नहीं देता तब तक उसके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उदीरा का एक ही बेटा बचा था और वो भी पेरूमाची की औरतों के ऊपर सफ़ेद जंगल में हमला कर देता है। वो उन सभी को बंधक बना लेता है और वो उनसे कह रहा था कि कंगवा को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन उदीरा का बेटा इन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगवा ने इन औरतों को हाई क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से ये सारी औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को मार डालती हैं। तो जिस तरह से पेरूमाची की औरतें ने उदीरा के बेटे को मारा है, तो सभी को ये सब कुछ बहुत अन्याय लग रहा था। तो 5 द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वो फैसला करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उदीरा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जो इन द्वीपों का मुखिया था वो भी उन्हें जान से मार देता है। आखिर में पेरूमाची के सरदार को भी वो बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन मरते मरते पेरूमाची के सरदार ने यहाँ पर कंगवा को एक बाज के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ अटैक कर देती है। वो उसे जान से ही मारने वाली थी, लेकिन तभी कंगवा आ जाता है और वो उस मगरमच्छ का सामना करके उसे जान से मारकर पूर्वा की जान बचा लेता है। तभी वो बाज तीर लेकर कंगवा के पास आ जाता है और मालूम चलता है कि पेरूमाची के सरदार को मार दिया गया है और जल्द युद्ध छेड़े जाने वाला है और पेरूमाची के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उदीरा की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो इन सभी को मारना चाहता था। तभी उदीरा और उसके सैनिकों की नज़र पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहाँ पर बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरूमाची के सारे सैनिक जो हैं वो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनकी सारी नाव जो है वो काले जंगल की तरफ मुड़ जाती है और सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये सब कुछ कंगवा का सेटअप होता है और वो इन सभी को काले जंगल की तरफ खींच कर लाना चाहता था ताकि पेरूमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जैसे ही काले जंगल की तरफ उदीरा आता है तो यहाँ पर कंगवा उनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, जिस वजह से वो इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है, जिसमें पूर्वा भी अब कंगवा का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर कंगवा तो उदीरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उदीरा के सैनिक पूर्वा को उठाकर ले गए थे नाव में, और अब पूर्वा जब नाव पर चला गया है तो कंगवा को भी नाव पर ही जाना पड़ेगा। तो यही सीन शिफ्ट होता है 2024 मतलब कि प्रेजेंट में, जहाँ पर कि हम रशियन माफिया को देखते हैं जो कि एरोप्लेन के द्वारा जेटा को दूसरी तरफ ले जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहाँ पर आ चुका था। उसे जेटा से अलग तरह की अटैचमेंट हो चुकी थी, और जब वो प्लेन्स लेकर उनके पास जाने वाले थे कि तभी फ्रांसिस वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हथियार भी थे। इसके बावजूद फ्रांसिस उनसे लड़ रहा था, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि उदीरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी पल शार्क पूर्वा को खाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है कंगवा और वो भी रस्सी से वहाँ उसे खींचने लगता है। वो उसे बचा रहा था, बदले में यहाँ पर कंगवा बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्वा ये सारी चीज़ें देख रहा था कि उसकी वजह से कंगवा मार खा रहा है, और अगर इसी तरह से
वो मार खाता रहा तो वो मारा भी जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पूर्वा ने अपना बलिदान दे दिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक वंश तो बचा रहेगा। उसने रस्सी को काट दिया और खुद को शार्क के हवाले कर दिया, जिसको देखकर कंगुआ को गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर उदीरा के लोगों से लड़ने लगता है और फाइनली उदीरा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में फ्रांसिस ने भी इन सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और जेटा को बचा लिया था। तो पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगुआ ने प्रतिज्ञा ली कि हर एक जन्म में वो पूर्वा की रक्षा करेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया था और इसी चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा दुख भी था। फिल्म के आखिरी में हमें पता चलता है कि उदीरा की एक और औलाद है जिसका नाम है रक्ता, और वो उदीरा के रखेल से पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया। लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो अपने बाप का बदला ले लेगा। और हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में रक्तांगसन सूर्या का भाई कार्ति है। तो वहीं प्रेजेंट के सीन में हमें बताया जाता है कि कार्ति की तरह ही एक रशियन माफिया में जो डॉन है, उसी ने रशियन माफिया को जेटा के पीछे लगाया है और वो असल में रक्तांगसन सबको सब कुछ याद आ गया है। लेकिन वहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगुआ के बारे में याद नहीं आया है। बस उसे जेटा से बहुत सारी अटैचमेंट है और वो उसे बस किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।